गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ओमेगा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी और साथ ही ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी की। ठीक है, पिछली क्लास में हमने अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में बात की थी, है ना। अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में हमने चर्चा की थी। इस क्लास में हम बात करेंगे ओमेगा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी क्या होती है और टैक्सोनॉमी की ब्रांचें क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओमेगा टैक्सोनॉमी को जानते हैं क्या होती है। देखो, हमने देखा था पहले, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं पहले, कि जो अल्फा टैक्सोनॉमी है हमारी, वो अल्फा टैक्सोनॉमी डिपेंड होती है किसके ऊपर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर यही क्वेश्चन आता है बस। क्या क्वेश्चन आता है कि अल्फा टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो आपको सीधा सीधा बताना है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर आधारित है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से संबंधित है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जिस भी ऑर्गेनिज्म का हमें वर्गीकरण करना है उसको हम बाहरी लक्षणों के आधार पर देखकर और उसका वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी की। अब दोनों के अंदर अंतर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। दोनों क्लासेस, मतलब दोनों जो टैक्सोनॉमी की जो विधाएं हैं, या आप कह सकते हो इनको ब्रांच भी कह सकते हो, हालांकि ब्रांच है नहीं, तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के तरीके। ठीक है ना, ब्रांच नहीं है ये। आप कहोगे कि ये तो टैक्सोनॉमी की ब्रांच है, तो टैक्सोनॉमी की ब्रांच नहीं है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका है। तो ये जो अल्फा टैक्सोनॉमी ये पुराना तरीका है, और ये जो ओमेगा टैक्सोनॉमी है ये नया तरीका है। मॉडर्न साइंस है, ये मॉडर्न तरीका है जिसे हम बोलते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी। याद रखना है बात। ठीक है, चलिए इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर फाइलोजेनेटिक, ठीक है ना। जो ओमेगा टेक्सोनोमी होती है, ओमेगा इस तरह का निशान होता है, ये ओमेगा का निशान है। ओमेगा टेक्सोनोमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। ठीक है, यानी कि जाति वृत्तीय जो विकास हुआ है, किस प्रकार से एक जाति से दूसरी जाति बनी। ठीक है, या विभिन्न जातियां जो अलग अलग आवासों में रहती थी, ठीक है, जब वो एक ही आवास में रहने लगी तो उनके अंदर किस तरह से समानताएं आई। जैसे डार्विन की फिंचेज, ठीक है ना। डार्विन की फिंचेज क्या थी? वो सब अलग अलग जगह से उड़कर आई हुई चिड़ियाएं थी, जिनकी जो चोंच थी वो अलग अलग प्रकार की थी, लेकिन सब थी चिड़ियाएं और एक जैसी दिखाई दे रही थी, केवल उनकी चोंच के अंदर ही काफी सारा अंतर था। इसी के आधार पर उसने उसका क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, उसी ने बताया था फिर उद्विकास होता है। तो इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं, जो पूर्वजों में पाए जाते थे, और जो उसके जो संतानें हैं उनके अंदर वो लक्षण नहीं पाए जाते। ठीक है, या फिर उन्हीं पूर्वजों से कोई दूसरी ब्रांच निकल गई, उनके अंदर तो वो लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन किसी दूसरी ब्रांच के अंदर वो लक्षण नहीं पाए जाते हैं, तो फिर उनको सिमिलर किया जाता है, उनको मिलाया जाता है, और इसी के आधार पर फिर वर्गीकरण किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम फाइलोजेनेटिक, यानी कि जाति वृत्तीय जो है पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा टेक्सोनोमी एक प्रकार की जाति वृत्तीय पद्धति होती है। बात समझ में आई आपको? जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास में यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, देखो इसको मैं हटाता हूँ एक बार, इसको थोड़ा समझते हैं हम इसको, कि ये जाति वृत्तीय जो विकास होता है, ये जाति वृत्तीय पद्धति होती है, वो क्या होती है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास में एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ए, ठीक है, और ये आज से हजारों साल पहले पैदा हुआ था। इस की वजह से, मतलब इससे किसी न किसी कारण से दो ऑर्गेनिज्म बने। दो ऑर्गेनिज्म कौन बने? एक बना बी और एक बना सी। ठीक है, एक ब्रांच इसकी निकल गई बी वाली और एक ब्रांच निकल गई इसकी सी वाली। ठीक है, फिर जो सी था उस सी से भी दो या तीन ब्रांच निकाल लेते हैं हम। तीन ब्रांचें निकली, तीन ब्रांचें निकली, तो वो थी कौन सी? डी और ई और एफ, इस तरह से तीन ब्रांचें निकली। मतलब ये सब ऑर्गेनिज्म अगर हम इनको शकल सूरत में देखें तो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ समानता है। तो ये यहाँ जो ए है, उस ए की संतान कौन था? बी और सी। ठीक है, अब सी की भी तीन तरह की संतानें बन गई अलग अलग। ये इस उद्विकास में लाखों सालों का समय लगता है। कितने सालों का? लाखों सालों का समय लगता है, बहुत लाख साल लग जाते हैं जब जाकर इस तरह से चेंजेज आते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि बी जो है, बी की जो सिमिलरिटी है वो ई के साथ में है, मतलब बी जो है वो सिमिलर है ई से।
ठीक है ना, मतलब बी के जो लक्षण हम देख सकते हैं बाहर से वो हमें ई में भी दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन डी और एफ जो है वो अलग अलग है, डी और एफ जो है वो अलग अलग है। जैसे सिंपल सी बात करें हम, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो बिल्ली होती है, जो हमारी कैट होती है, वो कैट जो होती है हमारे टाइगर से बहुत ज्यादा मैच करती है, टाइगर। तो इन दोनों की जो फैमिली है वो एक ही है, ठीक है। लेकिन टाइगर टाइगर होता है और बिल्ली बिल्ली होती है। इसका किस प्रकार से संबंध स्थापित किया गया कि ये बिल्ली जो है टाइगर के खानदान की, या टाइगर जो है वो बिल्ली के खानदान का है। इसको ही हम बोलते हैं जातिवृत्तीय संबंध। क्या बोलते हैं इसको? जातिवृत्तीय संबंध। तो ये दोनों हैं, एक ही प्रकार की कैटेगरी के हैं। कैटेगरी, कैट की भी वही कैटेगरी है जो टाइगर की कैटेगरी है। समझ में आया बात? एक ही रैंक के हैं दोनों, लेकिन इनकी प्रवृत्ति अलग अलग है। एक टाइगर है और एक बिल्ली है जो चूहों को मार के खाती है। टाइगर जो होता है वो किसी भी जीव को मार के खा सकता है। समझ में है बात? तो इस तरह से क्या होता है, अब इन दोनों को आप देखोगे तो टाइगर और बिल्ली में ज्यादा समानताएं नहीं है। अगर हम इनको देखें, टाइगर को हम, बिल्ली को हम पाल सकते लेकिन टाइगर को नहीं पाल सकते ना, जनरली। वैसे तो पाला जा सकता है लेकिन जनरली नहीं पाल सकते। तो इनके अंदर काफी विभिन्नताएं हैं बाहर से हम देखें तो। बिल्ली छोटी होती है, टाइगर बहुत बड़ा होता है। इस तरह से अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हो सकती है, लेकिन फिर भी इनका जो फैमिली है वो क्या है, सेम है, एक ही कुल के हैं दोनों। तो इनका कैसे पता लगाया जाए? इनका पता लगाया जाता है फाइलोजेनेटिक लक्षणों के आधार पर। इनके जो पूर्वज थे उनमें किस तरह के लक्षण रहे हैं, उसके बाद में इनकी जो ब्रांचें अलग अलग हुई उनमें किस तरह के लक्षण थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, उस ए प्रकार के ऑर्गेनिज्म में बी और सी बने। लेकिन जिसकी जो सी था उससे दो और ब्रांचें निकल गई, एक डी और एक एफ। इन दोनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको उसी फैमिली के अंदर रखा जाएगा क्योंकि जो एक ही फैमिली है। समझ में आया बात? इसी को बोलते हैं हम फाइलोजेनेटिक या जातिवर्ती पद्धति, ठीक है। तो यही हम इसके अंदर करेंगे ओमेगा टेक्सोनोमी के अंदर। चलिए, अब यहाँ पर करना कैसे, क्या होता है ओमेगा टेक्सोनोमी के अंदर? इसके अंदर क्या किया जाता है कि जब संपूर्ण स्रोतों से प्राप्त लक्षणों का उपयोग करके, जितने भी स्रोत है आपके पास में, चाहे आप हर्बेरियम है आपके पास में, चाहे आपके पास में गार्डन है, या कोई भी टेक्सोनोमिक लिटरेचर है आपके पास में, उन सब स्रोत का उपयोग करके किसी पादप का वर्गीकरण किया जाता है। किसी पादप का वर्गीकरण कर रहे हो तो इसे हम बोलते हैं ओमेगा या होलो वर्गीकी। क्या कहते हैं इसको हम? ओमेगा या होलो वर्गीकी। होलो का मतलब संपूर्ण। जो जो सोर्स आपको मिलते हैं, किसी कोई पादप आपने लिया, नया पादप है, और उसका वर्गीकरण आपको करना है, तो आप किसी भी प्रकार के सोर्स का उपयोग करके उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन केवल एक ही सोर्स का नहीं, अलग अलग प्रकार के सोर्सों का आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांचों का उपयोग कर सकते हैं, साइंस के अलग अलग विधाओं का उपयोग इसके अंदर किया जा सकता है। और इसे ही हम बोलते हैं ओमेगा टेक्सोनोमी या होलो वर्गीकी, ठीक है, या होलो टेक्सोनोमी। अब ये जो पद्धति है, ये पद्धति जातिवृत्तीय संबंधों पर आधारित होती है, जो जिसे हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है ना, या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर यह आधारित होती है, अर्थात इसमें जातिवृत्तीय संबंधों का उपयोग किया जाता है। जो जातिवृत्तीय संबंध होते हैं उनका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। अभी मैंने बताया आपको किस तरह से किया जाता है। इस पद्धति में पादपों के आनुवंशिक लक्षणों के संबंधों और उनके जननांगों पर आधारित लक्षणों को ध्यान में रखकर उनको समूह या उपसमूह में बांटा जाता है, या समूह उपसमूह निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है कि जैसे ए कैरेक्टर है अपने पास में, ए ऑर्गेनिज्म में, इस ए ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के आनुवंशिक लक्षण थे, ठीक है, वो बी के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, वो सी के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। बाहर से दिखने में तो अलग अलग दिखेंगे, लेकिन बी और सी के आनुवंशिक लक्षण जो होंगे उनमें काफी समानता होगी, ठीक है। इसी वजह से हमने कैट और टाइगर को क्या रखा है, एक ही फैमिली में रखा है। तो इसी तरह से पादपों के अंदर भी हम क्या करते हैं, उनके आनुवंशिक लक्षणों के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। उनके जननांगों, जनन मतलब उनका जो फ्लावर है, उनका जो स्टेमन है, उसके आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर, उसके अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर, यानी कि डीएनए और आरएनए, ठीक है, जैसे आरआरएनए, एमआरएनए, इनके आधार पर इनका लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है और उनको समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। अतः इसे हम क्या बोलते हैं, अतः इसे फाइलोजेनेटिक या जातिवृत्तीय पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। इस वर्गीकरण के द्वारा किसी टैक्सोन के पूर्वजों अथवा उनके व्युत्पन्नों के निर्धारण में सहायता मिलती है। जैसे ये एक टैक्सोन का है, टैक्सोन समझते हैं। देखो टैक्सोन क्या होता है, यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है बार बार।
टेक्सोन क्या होता है ना, टेक्सोन को भी हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें आपको 11th 12th की चीज़ तो यहाँ बताऊंगा नहीं, मैं तो मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर आपको, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको व्हाट इज ए टेक्सोन। जैसे कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम किसी पादप का आप क्लासिफिकेशन करोगे तो सबसे पहले लिखोगे किंगडम। क्या लिखोगे? किंगडम। ठीक है। अब किंगडम कौन सी है? अगर एनिमल का करते हैं तो हम एनिमल किंगडम, और प्लांट का करते हैं तो प्लांट किंगडम। फिर उसके बाद में आता है डिवीजन। डिवीजन एनिमल, अगर आपको एनिमल का क्लासिफिकेशन करना है तो फिर वहां पर आप क्या लिखते हो? फाइलम लिखते हो। यहाँ पर डिवीजन। डिवीजन के बाद में आती है हमारी क्लास। क्लास के बाद में आती है सब क्लास। ठीक है। सब क्लास। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर। फिर आता है सब ऑर्डर। ठीक है। सब ऑर्डर। फिर आती है हमारे फैमिली, यहाँ लिख देता हूँ इधर, फैमिली। क्या आती है? फैमिली आती है। फैमिली के बाद में सब फैमिली, ये भी हम लिखते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है हमारा जीनस, और फिर आती है हमारी स्पीसीज। ठीक है। स्पीसीज के बाद में आती है हमारे पास में वेराइटी। क्या आती है? वेराइटी। ठीक है। जूलॉजी में हम स्पीसीज तक रहते हैं और बॉटनी में हम वेराइटी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। जैसे गोभी की 3 वैरायटी हमें मिलती है, 4 वैरायटी मिलती है, अलग अलग प्रकार की गोभी मिलती है हमें, बंद गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी। ठीक है। फूल गोभी, तो ये अलग अलग प्रकार की गोभी मिलती है, तो वो अलग अलग वैरायटी होती है उसकी। तो यहाँ पर ये जो जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे किंगडम मैंने लिखा, डिवीजन लिखा, क्लास लिखा, सब क्लास लिखा, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जीनस, सब जीनस, स्पीसीज, वैरायटी, ये सब क्या है? ये सब टैक्सोन है। क्या है ये सब? टैक्सोन। इसमें से कोई सा भी एक ले लो। डिवीजन एक टैक्सोन है, क्लास एक टैक्सोन है, सब क्लास भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर भी एक टैक्सोन है। समझ में आया बात? मतलब टैक्सोन हम किसको बोलते हैं? किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को हम टैक्सोन बोलते हैं। तो ये सब क्या है? यहाँ पर टैक्सोन है। ठीक है। मैं कहूँ कि आपको डिवीजन डिवीजन टैक्सोन के अंदर जो है सिमिलरिटी देखनी है, तो डिवीजन भी एक क्या है? टैक्सोन है। ठीक है। तो जो भी इस वर्गीकरण के द्वारा किसी टैक्सोन के पूर्वजों, जैसे हमने ले लिया, कोई क्लास ले ली। ठीक है। और उस क्लास, यानी कि एक टैक्सोन है, क्लास क्या है? एक टैक्सोन है। अब इसके जो पूर्वज है, उन पूर्वजों और उनके द्वारा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर पूर्वज था ए, और उसके द्वारा व्युत्पन्न कौन थे? बी और सी थे। तो इनका इनका क्या करते हैं? हम निर्धारण करते हैं, उनको आपस में उनके जो कैरेक्टर होते हैं उनको मैच कराते हैं, और इसके आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। क्लियर बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अलावा, ये तो हम करते ही हैं, इसके अलावा हम दूसरी जो साइंस होती है उनका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, टेक्सीमेट्रिक्स, कीमोटेक्सोनोमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनेटिक आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि इनकी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वर्गीकरण की विशेषता होती है कि इसमें अब तक उपलब्ध सभी सूचनाओं एवं आधुनिक तकनीक द्वारा प्राप्त सभी जानकारियों, जिसमें डीएनए, जीन, ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। इनके द्वारा जो भी जीव है जिसका भी आपको वर्गीकरण करना है, उनके मध्य क्या किया जाता है? परस्पर समानताएं निकाली जाती है। ठीक है। फिर उनके ऊपर विचार किया जाता है, और फिर उसको एक निश्चित या सुनिश्चित करके उसको एक निश्चित रैंक दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्थान। रैंक को क्या बोलते हैं? स्थान। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक एक्स प्रकार का प्लांट लिया, एक्स प्लांट लिया। ठीक है। मुझे इसका नाम और कुछ पता नहीं है। पहले मैंने क्या किया, को उनको अलग अलग विधाओं के आधार, पहले तो उनकी मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के आधार पर उसको डिवीजन भी दे दिया। ठीक है। उसको फैमिली भी दे दी, उसको क्लास भी दे दी, उसको ऑर्डर भी दे दिया। अब उसका जीनस मुझे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि किस जीनस का है, किस वंश का हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, टेक्सोमेट्रिक, कीमोटेक्सोनोमी, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या जीनेटिक, इनका उपयोग करूंगा। और इनका उपयोग करने के बाद में इनकी समानता और असमानताओं के आधार पर उसको एक रैंक दूंगा। ठीक है ना? जो रैंक क्या होगा? रैंक होगा मेरा जीनस। रैंक मेरी क्लास भी हो सकती है, रैंक मेरी फैमिली भी हो सकती है, रैंक मेरा डिवीजन भी हो सकता है, रैंक मेरा ऑर्डर भी हो सकता है। समझ में आया बात? तो जिस तरह से हमने टैक्सोन शब्द का इस्तेमाल किया था, वैसे ही हम यहाँ पर रैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर उसके आधार पर हम उसको एक पर्टिकुलर जीनस में रखेंगे, और फिर उसका स्पेसिफिक नाम देंगे, और दोनों को मिलाकर उसका नामकरण कर देंगे। जनरेटिंग नाम और स्पेसिफिक नेम, दोनों एपिथेट को मिलाएंगे और उसका नामकरण कर दिया जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, तो ये इसमें हम करते हैं। अब दूसरी हमारी ब्रांच है बीटा टेक्सोनोमी। दूसरी विधा कौन सी है? बीटा टेक्सोनोमी। तो ओमेगा टेक्सोनोमी में तो हमने क्या किया? जाति वर्तीय जो लक्षण थे उनको कर दिया।
इस विधा में भी हम यही करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा तरीका अलग होता है। क्या तरीका होता है? इसमें जो भी स्पीसीज होती है उसको हायरार्कियल कैटेगरी के आधार पर, नेचुरल सिस्टम के आधार पर अरेंज किया जाता है। ठीक है ना? जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई एक्स जो है स्पीसीज जो है वो आइडेंटिफाई करी। अब उसको आप उसकी हायरार्की, हायरार्की क्या होती है? हायरार्की का मतलब होता है कि आप नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, या ऊपर से नीचे की तरफ में उसको रखते हुए आते हैं। जैसे पहले उसको आपने डिवीजन में रखा, फिर क्लास में रखा, ठीक है, फिर ऑर्डर में रखा, या फिर आपने पहले उसका जीनस ज्ञात कर लिया तो फिर उसको देंगे हम फैमिली, फिर उसको देंगे हम क्लास, ओ सॉरी ऑर्डर, फिर उसको रखेंगे किसी क्लास में। इसको बोलते हैं हम हायरार्की। ठीक है ना? इस तरह से इसमें अरेंज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। दोनों सेम सेम है, लेकिन उसको अरेंज करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना? अरेंज करने का तरीका अलग अलग है। ओमेगा टेक्सोनोमी में भी हम ये कर रहे हैं, लेकिन ओमेगा टेक्सोनोमी में तो हम क्या कर रहे हैं कि उसका फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर देख रहे हैं, लेकिन इसमें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इसमें हम केवल आसानी से जो ऑब्जर्व हो जाते हैं लक्षण, उसी के आधार पर जो लक्षण हमें इजी वे में ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हम यहाँ पर उसका वर्गीकरण कर देंगे। ठीक है? जैसे कि हमने बाहर से कैरेक्टर को देख लिया, ठीक है, उनका मूल्यांकन कर लिया, उनको चेक कर लिया और फिर उसका वर्गीकरण कर दिया। ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम जो भी कैरेक्टर होते हैं वो नेचुरल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल कैरेक्टर का मतलब है, जैसे कि मैं कहूँ कि जो पुंकेसर होता है, ठीक है ना, जो पराग होता है, पराग कोश जो होता है, वो मोनो एडल्फस है या डाई एडल्फस है। डाई एडल्फस है, ठीक है ना, एक संगी है या द्विसंगी है। तो उसके आधार पर मैं यहाँ पर इसका वर्गीकरण कर दूंगा। तो ये जो कैरेक्टर है नेचुरल कैरेक्टर है, ये नेचर में हमेशा पाया जाएगा, मोनोएडल्फस डायएडल्फस। जैसे एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, ये हमेशा पाया जाएगा, अवेलेबल होगा नेचर के अंदर। ठीक है? तो उसके आधार पर मैं उसको वर्गीकरण कर दूंगा, तो आसानी से ऑब्जर्व हो रहा है एक तो। ठीक है? और एक नेचुरल कैरेक्टर है। नेचुरल कैरेक्टर का मतलब कि कोई आर्टिफिशियल नहीं है, बदलेगा नहीं, है ना, बदलेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो इसी के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर देते हैं, इसलिए हम इसको नेचुरल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल टेक्सोनॉमी। ठीक है? इसमें जो भी हम टैक्सोन के लिए जो भी लक्षण इस्तेमाल करते हैं वो यूनिक होता है। ठीक है ना? यूनिक होता है। जैसे भी मैंने बोला कि मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन, इसके अलावा और तीसरा कोई हमें कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं। या तो मोनोकोटिलिडन होगा या फिर डाइकोटिलिडन होगा, तीसरा कैरेक्टर हमें मिलेगा ही नहीं बीच के अंदर। तो हम सीधा डायरेक्ट उसको मोनोकोटिलिडन के आधार पर मोनोकोटिलिडन के अंदर और डाइकोटिलिडन के आधार पर डाइकोटिलिडन के अंदर प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत ही सिंपल सी साइंस है, जिसे हम बोलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है कि इसके अंदर हम स्पीसीज को हायरार्कियल कैटेगरी के नेचुरल सिस्टम के आधार पर अरेंज करते हैं। ठीक है ना? हायरार्की समझ में आए? ऊपर से नीचे पदानुक्रम, हायरार्की को बोलते हैं पदानुक्रम। ठीक है? छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, किधर भी जा सकते हैं आप, छोटे से बड़े की तरफ भी जा सकते हैं और बड़े से छोटे की तरफ भी आ सकते हैं। मतलब हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आ सकते हैं और लोअर से हायर कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं हायरार्कियल कैटेगरी। ठीक है? तो इस ये जो सिस्टम होता है ये नेचुरल सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? नेचुरल सिस्टम। इस नेचुरल सिस्टम के आधार पर हम उसको क्या कर देते हैं? अरेंज कर देते हैं। इसमें आसानी से ऑब्जर्व होने वाले तथा विभिन्न प्रकार के साझा लक्षणों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है? आसानी से ऑब्जर्व हो लक्षण और उनका जो है उन्होंने जो लक्षण है वो साझा कर रखे हो ना, दो अलग अलग चीजों ने, जैसे अभी मैंने बताया आपको मोनोएडल्फस डायएडल्फस। ठीक है? मोनोएडल्फस एडल्फस है या डायएडल्फस, यानी कि एक संघी परागकोश है या द्विसंघी परागकोश है। ठीक है? उसके आधार पर हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। तो सामान्य कैरेक्टर है जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है? ले और ये जो कैरेक्टर है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पौधे ने अपने आप में ले रखा होगा, तो ये साझा कैरेक्टर हो गया उसका। तो इस तरह से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है? अतः ये वर्गीकरण की प्रकृति या प्राकृतिक प्रणाली से संबंधित होती है, नेचुरल सिस्टम से संबंधित होता है ये। ठीक है? इसको हम बोल सकते हैं नेचुरल सिस्टम, यहाँ लिख लेना आप, नेचुरल सिस्टम। ठीक है? उससे रिलेटेड होती है। इसमें प्रत्येक टेक्सोन के लिए यूनिक फीचर होते हैं, है ना, हर टेक्सोन के लिए एक स्पेसिफिक फीचर होता है। जैसे कि आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, अगर पौधे को एक बीजपत्री में रखना है तो वहां पर एक बीजपत्र होना चाहिए, अगर द्विबीजपत्री में रखना है तो वहां पर द्विबीजपत्र होना चाहिए। तो ये यूनिक फीचर हो गया, है ना, ये अलग प्रकार का फीचर होगा। इसके अलावा तीसरा फीचर हमें यहाँ नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आपको उसको मोनोएडल्फस वाले
ग्रुप में रखना है या डायडेल्फस वाले ग्रुप में रखना है। अब चाहे वो जो है डाइकोटिलिडन है लेकिन उसके पास में द्विसंगीय परागकोश है तो आप उसको उसी ग्रुप के अंदर रखोगे। एक संघीय परागकोश है तो उसको आप उसी के अंदर रखोगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो फीचर होता है वो यूनिक होता है उसका। अतः ये पादप के इवोल्यूशनरी टेंडेंसी को दर्शाता है। ठीक है ना, उसके उद्विकास को दर्शाता है, तो ये भी उद्विकास से संबंधित होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बीटा टैक्सोनॉमी जो है वो नेचुरल कैरेक्टर के ऊपर आधारित होती है और इसके अंदर हम इवोल्यूशनरी जो कैरेक्टर होते हैं या इवोल्यूशनरी जो प्रवृत्ति होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा के अंदर हम फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर हम इवोल्यूशनरी कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं या यूनिक फीचर का इस्तेमाल करते हैं या नेचुरल फीचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये बीटा टैक्सोनॉमी हो गई हमारी। अब आ जाते हैं हम ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की ब्रांचेज। ठीक है, जनरली क्या है कि टैक्सोनॉमी की दो ही ब्रांचें हैं अभी तक। कौन सी? एक क्लासिकल टैक्सोनॉमी और दूसरी है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। एक तो है आपकी क्लासिकल टैक्सोनॉमी और दूसरी है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। लेकिन ये बनी कैसे? देखो, जो थियोफ्रास्ट साइंटिस्ट जो कि जिसे कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, तो इसने सबसे पहले 370 से लेकर 285 के बीच में बीसी पूर्व, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना 1 जनवरी, आज हम बोल रहे हैं 1/1/2021, ये बोलते हैं हम, है ना। ठीक है, ये बोला आपने, तो ये पहला दिन है 2021 का। इसका मतलब है कि जो ईसा मसीह थे वो ईसा मसीह आज से 2021 साल पहले पैदा हुए थे, कहने का मतलब है। हालांकि वो पहले थोड़ा पहले पैदा हुए थे लेकिन जो ईसवी सन है वो इस तरह से माना जाता है। ठीक है ना। तो ये जो एरा है, मतलब जैसे 1/1/2021 मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये जो एरा है ना ये ईसवी सन कहलाता है। कौन सा सन कहलाता है? ईसवी सन। लेकिन अगर इससे पहले कोई चीज घटित हुई है या इससे पहले कोई ग्रंथ लिखे गए हैं या कोई साइंटिस्ट ने काम किया है तो उसको लिखा जाता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक है ना, बिफोर क्रिश्चियन एरा, तो इसी उसी बोला जाता है बीसी या ईसवी पूर्व। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसवी पूर्व। तो ये ईसवी चल रहा है तो 2000, तो जिस दिन एक 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 था उसके 370 साल पहले से लेकर 285 साल पहले तक। ठीक है ना, इसमें उल्टा चलता है सिस्टम। ठीक है, 370 साल से लेकर 285, इस तारीख के इस इतने साल पहले थियोप्रास्ट साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले वर्गीकरण किया था पौधों का। ठीक है ना, उसने लगभग 800,000 लगभग पौधे थे, उनका वर्गीकरण किया था, उनके कैरेक्टर लिखे थे। ठीक है, तो वहां से हम वर्गीकरण विज्ञान को मानते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी तक जो भी वर्गीकरण किया गया वो किसके ऊपर आधारित था? आकार के लक्षणों के आधार पर आधारित था। ठीक है, तो इस तरह का जो वर्गीकरण किया गया जो आकारीय के लक्षणों पर आधारित था उसे हम बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं उसे हम? क्लासिकल टैक्सोनॉमी। और ये मान्य नहीं है ना, क्लासिकल टैक्सोनॉमी मान्य नहीं होती है क्योंकि इसमें जैसा जिसको दिखा उसने वैसा ही लक्षणों का वर्गीकरण कर दिया और उसी के आधार पर उसने अलग अलग पौधों में अलग अलग विभागों में उसको बांट दिया। ठीक है, लेकिन 20वीं शताब्दी में, मतलब 19वीं शताब्दी के बाद, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है ना। हम बोलते हैं ना 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो 21वीं सदी में जीने का मतलब होता है कि अभी जो हम जी रहे हैं वो 21वीं शताब्दी है। तो ये कब तक चलेगी? ये चलेगी आपके 2000, जो 2000 है 99 99 तक चलेगी। फिर इसके बाद में आ जाएगा 300। ठीक है ना, 300, तो यहाँ से आपकी चल जाएगी 30वीं शताब्दी। अभी तो क्या है, 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है ना, 2000 के बाद में 2000 हो गया, 2099 तक ये 21वीं शताब्दी चलेगी। ठीक है, तो फिर जैसे मान लो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 99 के बाद में यहाँ 100 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 22वीं शताब्दी आएगी। 2000 यहाँ 2 आते ही यहाँ पर ये 22वीं शताब्दी हो जाएगी। 2200 होते ही 2100 के बाद में जैसे 2200 होगा, 20 के बाद में भी 21 चल रहा है, यहाँ पर एक आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा एक, है ना। 100 हो जाएंगे ये 100 हो जाएगा। ये अंक 21 की जगह 100 होते ही ये जो शताब्दी होगी ये चल जाएगी 22वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी चल जाएगी? 22वीं शताब्दी चल जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे शताब्दी होती है। तो 19वीं शताब्दी यानी कि 1899 तक ये शताब्दी रही थी। उसके बाद में 1900 आया तो फिर 19वीं शताब्दी शुरू हो गई। ठीक है ना, ऐसे चलता है।
तो 1899 जो है वो 19वीं शताब्दी, 1899 तक का साल जो है वो किस में आता है, 19वीं शताब्दी में आता है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी तक जो भी वर्गीकरण किए गए वो सब फेक थे। फेक का मतलब आकार के लक्षणों पर आधारित थे, तो उनकी इतनी मान्यता नहीं है। इसके बाद में 20वीं शताब्दी आई। 20वीं शताब्दी यानी कि 1901 से, 1901 से स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, 1901 से स्टार्ट हो गई। इसके बाद में जितने भी अनेकों वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अनुसंधान किए और उनके आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक है, इसलिए हम इनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। एक को हम बोलते हैं क्लासिकल टेक्सोनोमी और दूसरी को बोलते हैं मॉडर्न टेक्सोनोमी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो जो पहले किए गए थे 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी वर्गीकरण किए गए थे वो सब क्लासिकल टेक्सोनोमी के अंदर आते हैं। जो 20वीं शताब्दी में वर्गीकरण किए गए वो सब मॉडर्न टेक्सोनोमी के अंदर आते हैं, क्योंकि इस मॉडर्न टेक्सोनोमी में हमने बीटा टेक्सोनोमी का इस्तेमाल किया, अलग अलग साइंस के अलग अलग ब्रांचों का इस्तेमाल किया और फिर वर्गीकरण स्टार्ट किया। तो ये मानने हमारा वर्गीकरण होता है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे क्लासिकल टेक्सोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं चिरसम्मत वर्गीकी। क्या बोलते हैं, चिरसम्मत वर्गीकी। देखो, ये एक प्राचीन प्रणाली है, बहुत ही प्राचीन प्रणाली है, जिसके अंदर हम औपचारिक, रूढ़िवादी या अल्फा टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक टेक्सोनॉमी, रूढ़िवादी टेक्सोनॉमी या फिर अल्फा टेक्सोनॉमी, जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर आधारित है। इसमें 19वीं शताब्दी से पहले के प्रचलित वर्गीकरणों को सम्मिलित किया गया है। जो 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी वर्गीकरण चलते थे वो सब किस में आते हैं, क्लासिकल टेक्सोनोमी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आए हमारी मॉडर्न टेक्सोनोमी। दूसरी टेक्सोनोमी जो है हमारी मॉडर्न टेक्सोनोमी। ठीक है, इसका प्रतिपादन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था जूलियन हक्सले। कौन था, जूलियन हक्सले। इसने 1940 के अंदर ये किया, यानी कि 20वीं शताब्दी में किया। तो 20वीं शताब्दी में सबसे पहले इसका मॉडर्न टेक्सोनोमी का प्रतिपादन किया गया। इसके अंदर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसके अंदर करते हैं, हम बीटा टेक्सोनोमी के अंदर, सॉरी ओमेगा टेक्सोनोमी के अंदर। किसके अंदर करते हैं, ओमेगा टेक्सोनोमी के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इसे हम निम्न प्रावस्थाओं में बांट सकते हैं। कैसे किया जाता है, नंबर एक, जैसे कि सिंथेटिक और एनसाइक्लोपीडिक फेज। जब हम फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर के आधार पर किसी भी चीज का या किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये कोई ऑर्गेनिज्म है और मुझे इसका वर्गीकरण करना है, इसका क्लासिफाई करना है कि इसको कहाँ रखूं मैं इसको आयत में रखूं, वर्ग में रखूं, गोले में रखूं, किस में रखूं, मतलब ये वर्गीकरण होता है ना। ठीक है ना, कहाँ रखना है मुझे, कहाँ प्लेस करना है इसको। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में क्लासिकल टेक्सोनोमी जो कई लोगों ने, उसमें जो भी हमें लिटरेचर मिलता है, जो भी सूचनाएं मिलती है, उन सबको संग्रहित किया जाता है। फिर उन सूचनाओं को एक सीक्वेंस में बांटा जाता है। उसके बाद में जो स्पीसीज, जिस स्पीसीज का आपको वर्गीकरण करना है, उसका जाति वृत्तीय विकास देखा जाता है, उसका फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को देखा जाता है। ठीक है, वो किस आवास में रहते हैं, उनके पास में क्या अनुकूलन है, इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाया जाता है और फिर उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको कलेक्ट करके और फिर वर्गीकरण किया जाता है। इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक और एनसाइक्लोपीडिक फेज। सिंथेटिक का मतलब संश्लेषित करना और एनसाइक्लोपीडिक का मतलब है जो भी सोर्स है आपके पास में, उस सब सोर्स का उपयोग करते हुए आप उस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, समझ में आए? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें क्लासिकल टेक्सोनोमी से प्राप्त, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राप्त सूचनाओं को क्रमबद्ध किया जाता है। इसके द्वारा पादप की जातीयता, उपजातीयता, किस्में, जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी, तथा पारिस्थिति के प्रारूप व अनुकूलन, जिसे हम बोलते हैं इकोटाइप और इकोफेन। पारिस्थिति के प्रारूप का मतलब होता है इकोटाइप और अनुकूलक का मतलब होता है इकोफेन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये जब हम जानकारी हमें मिल जाती है इस तरह की, जैसे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट है अपना। ठीक है ना, ये प्लांट थैलस टाइप का प्लांट है। ठीक है, इसका मैंने देख लिया स्पेसिफिक, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी, इन सब कैरेक्टर के आधार पर मैंने इसको एक स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर रख दिया। ठीक है, फिर मैंने इसका इकोटाइप देखा, इसका प्रारूप देखा, ठीक है, इसके अनुकूलन देखे, सारी चीजें देखने के बाद में फिर मैंने इसको एक इसका सिंथेसाइज कर लिया कि ये इस कैटेगरी के अंदर आ सकता है। इसके बाद में दूसरा स्टेप आता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर यहाँ पर भी इस पार्ट में, पहले वाले पार्ट में, अगर पहले वाले पार्ट के अंदर अगर मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है ना, पहले वाले पार्ट के अंदर अगर मैं इसको कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर मुझे दूसरे तरीका अपनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा।
इसमें हमें क्या करूंगा, इसके द्वारा मैं कोशिकाओं से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको प्राप्त करूंगा और फिर उसका विस्तृत अध्ययन करूंगा। इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे कहा जाता है टीईएम। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं, टीईएम बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है एसीएम, स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एसीएम। ठीक है, टीएम, एसीएम, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। फिर इनसे इनके आधार पर जो जानकारी हमें मिलती है उसका उपयोग करके पादप को एक स्पेसिफिक जाति और किस्मों का उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है। देखो, पहले मैंने क्या किया कि जो भी लिटरेचर था, जो भी चीज़ थी मेरे पास क्लासिकली, उन सब का इस्तेमाल करके मैंने उसको सिंथेसाइज कर लिया कि ये इसमें आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर मैं सम्मत नहीं हूँ, तो फिर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा उस जो है उस कोशिकाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, मतलब उसका विस्तृत अध्ययन करूंगा। उसके बाद में भी अगर मुझे डाउट है तो फिर मैं तीसरा स्टेप चूज करूंगा इसके अंदर। और तीसरा स्टेप क्या होगा मेरा, वो होगा न्यू टेक्सोनोमिक अप्रोच। ठीक है। इसके अंतर्गत फिर मैं उसके जाति वर्तीय वर्गीकरण को तैयार करूंगा। ठीक है। इसमें मैं अलग अलग प्रकार की चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे दृश्य आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे पादप की जड़ किस प्रकार की है, उसका तना किस प्रकार का है, उसकी पत्ती किस प्रकार की, उसका फूल किस प्रकार का, उसका फल किस प्रकार का है। ऐसे लक्षणों को देखा जाएगा। इसके बाद में वो किस पारिस्थितिकी के अंदर रहता है उसको देखा जाएगा। ठीक है। वो किस वातावरण में वृद्धि कर रहा है उसको देखा जाएगा। इन सब की जानकारी को इकट्ठा करके, ठीक है, इकट्ठा करके फिर मैं उसका वर्गीकरण करूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए फील्ड में जाना पड़ेगा। जो पौधा है वो कहाँ पर किस प्रकार का है, उसका जड़ कैसी है, उसका तना कैसा है, उसका पत्ती कैसी है, उन सब की जानकारी फील्ड से संग्रहित की जाएगी। ठीक है। फिर उनको जो जो उसके क्लास होंगे, अलग अलग जो वर्गक होंगे, अलग अलग जो टैक्सोन होंगे, वर्गक वो क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, टैक्सोन, अलग अलग टैक्सोन के मध्य संबंध स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। जब ये संबंध स्थापित हो जाएगा, इसके बाद में उसकी कोशिकाओं से संबंधित आंकड़ों का संश्लेषण किया जाएगा। वो कर सकते हैं आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री द्वारा या फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा भी। हमने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टीईएम या एसीएम का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके बाद में ये सब आंकड़े जब संग्रहित हो जाएंगे, तो फिर उसका हम जाति वर्तीय पद्धति के द्वारा जो भी उसके लक्षण है उनको इकट्ठा करेंगे और फिर उसका आप क्लासिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस आधुनिक वर्गीकरण में जातिवर्तीय पद्धति को विकसित करने के लिए दृश्य आंकड़ों के साथ साथ वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं का भी उपयोग किया जाता है, जैसे एनाटोमी, सीरम निदान, पुष्पीय एनाटोमी, कोशिका विज्ञान, जैव रासायनिकी यानी कि बायोकेमिस्ट्री जो भी है, जैव सांख्यिकी, बायोस्टेटिक, पादप भूगोल, पूरा वनस्पति विज्ञान। ठीक है। इन सब का उपयोग करके जो भी वर्गक है उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ कि हमने देखा ओमेगा टेक्सोनोमी। ओमेगा टेक्सोनोमी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है। इसको हम ओमेगा या होलो वर्गीकी भी बोलते हैं। दूसरी टेक्सोनोमी हमने देखी यहाँ पर जो है आपकी, कौन सी टेक्सोनोमी, बीटा टेक्सोनोमी। बीटा टेक्सोनोमी में हमने क्या किया, बीटा टैक्सोनॉमी में हमने इवोल्यूशनरी जो टेंडेंसी है या यूनिक जो फीचर है उसके आधार पर, उसकी प्राकृतिक प्रणाली के संबंध के आधार पर हमने बीटा टैक्सोनॉमी को क्रिएट किया। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हमने दो ब्रांचें बताई इसकी आपको, एक ब्रांच क्लासिकल टैक्सोनॉमी और दूसरी मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है। इसके बाद में जो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी उसको हम जो है अल्फा टैक्सोनॉमी बोलते हैं, है ना, ये तो हमें पता हो गया। और ये 19वीं शताब्दी से पहले जो भी चल रहा था वो सब किसमें आता है, अल्फा टेक्सोनोमी के अंदर आता है। ठीक है। इसके बाद में हम आए मॉडर्न टेक्सोनोमी पर। मॉडर्न टेक्सोनोमी में हमने देखा कि जूलियन हक्सले सबसे पहले ये वैज्ञानिक था, इसने इसका प्रतिपादन किया। और ये जो भी टेक्सोनोमी, मॉडर्न टेक्सोनोमी, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर होती है। इसके आधार पर होती है फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप होता है उसके आधार पर। आप इसको ओमेगा टेक्सोनोमी भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो मॉडर्न टेक्सोनोमी वो ओमेगा टेक्सोनोमी होती है हमारी। ठीक है। अब देखिए, इसको भी हमने तीन भागों में या तीन प्रावस्थाओं में जो है डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, एक सिस्टमेटिक या इंसाइक्लोपीडिक फेज, दूसरी प्रावस्था जो थी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फेज थी, और थर्ड प्रावस्था थी न्यू टेक्सोनोमिक अप्रोचेस। ठीक है। इसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा
आज का टॉपिक पूरा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और आप जो है ये जो वीडियो है सीधे सीधे एग्जाम A to Z पर आते हैं, एग्जाम A to Z के ऊपर आता है। तो आपको अगर कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ठीक है। कमेंट कर दें, वहाँ जाकर एग्जाम A to Z पर जाकर कमेंट कर दें। आप जो भी आपको कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई सवाल पूछना है तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।